नमस्कार, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी को खासतौर से केंद्रित में रखे और जो रेलवे की परीक्षा आने वाली है उसको केंद्रित में रख के फॉरेस्ट का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के बैचेस शुरू हो चुके हैं। 25 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। पहले हम चल के देखते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, चाहे इसको आप ज्योग्राफी से कंसीडर कीजिए, लेकिन इसको मैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से कम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या साइंस के पोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेनली देखिए क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। सबसे पहले इसके एक्ट से आते हैं कि कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, हर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसके बाद फॉरेस्ट के बेनिफिट क्या है हमको पता है, फिर भी हमें एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। फिर फॉरेस्ट नहीं होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं और फॉरेस्ट नहीं होने के या कम होने के क्या कारण हैं। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, अगर इन 3 चीज़ों को पकड़ा जाए तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से कवर होने की कोशिश होती है। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ की ओर चलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में हमको सारी वाइल्ड लाइफ की इकोसिस्टम देखनी पड़ेगी, बायोस्फीयर देखना पड़ेगा, बायोस्फीयर रिजर्व देखने पड़ेंगे, नेशनल पार्क देखने पड़ेंगे और सारे अभ्यारण्य देखने पड़ेंगे, चाहे वो वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, है ना, पक्षी अभ्यारण्य हो गए अलग अलग। वन्यजीव में फिर हम लोग उसको सेग्रेट करते हैं, हाथी अभ्यारण्य, है ना, हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व, शेर रिजर्व, अलग अलग से इस समय से। फिर उसके बाद लास्ट में आती है कि हमारे जो वन है उनकी प्रकार, जैसे कि सदाबहार वन कहाँ पे है ना, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे है। इस तरीके से सारे फैक्टर्स को मात्र 2 वीडियो में फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं डिस्कस करूँ कि फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बता दूं मैं कि इसका हमारे संविधान में भी जिक्र किया गया। हमारे संविधान के 2 आर्टिकल में क्वेश्चन कई बार आया है, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ वन्य जीव जंतु के बारे में डिस्कशन किया गया है और उनके कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में बात की गई है। तो है वो आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, जो कि 35 से 51 तक है। उसमें 48A में बोला गया है कि भाई सरकार ऐसे नियम कानून जरूर बनाए जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। तो ये सरकार के लिए एक प्रकार की एडवाइजरी है। आपको पता है डीपीएसपी सरकार के लिए एडवाइजरी नोट होते हैं। फिर आर्टिकल 51A में बोला गया है इसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है इसमें कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 जगह इसको जगह मिली है। अब इसलिए देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट कहते किसको है? 1 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर की वो जमीन जिस पे वन हो, जिस पे मतलब पेड़ हो पूरे, है ना, और उसमें जो कनोपी है, मतलब ऊपर जो ढकाव है ना, जो पेड़ों का, वो कम से कम 10% हो तो वो जंगल की श्रेणी में आएगा। ऐसा नहीं कि 5 पेड़ लगे हुए हैं कहीं पे तो जंगल हो जाएंगे, जी नहीं। तो फॉरेस्ट कवर के लिए एटलीस्ट 1 हेक्टेयर स्क्वायर में एटलीस्ट सारे पेड़ हों और उसमें 10% की कनोपी एक्वायर हो, मतलब फॉरेस्ट जो ट्री कवर है वो एक्वायर हो, तो वो क्या कहलाएगा? जंगल की श्रेणी में आता है, ठीक है। किसी भी स्थान पे, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजिकल सिस्टम में पूरी जमीन का कम से कम 33% हिस्से पे पेड़ होना आवश्यक है आदर्श रूप से। भारत इससे कहीं ज़्यादा पीछे है ना। भारत में अगर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो वो 21.54% है। अगर उसमें ट्री कवर थोड़ा ऐड करते हैं तो टोटल आपका 24 पॉइंट समथिंग के आसपास हो जाएगा। ट्री कवर क्या होता है? देखिए फॉरेस्ट कवर में तो सिर्फ जंगल ही दिखाते हैं, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले जो इकट्ठे जब पेड़ होते हैं वही जंगल कहलाते हैं। और जब उसमें वृक्ष आवरण किसको बोलते हैं साथ में? ट्री कवर किसे बोलते हैं? ट्री कवर में जितने पेड़ हैं वो भी काउंट होते हैं, जैसे रोड किनारे जो पेड़ लगे हैं वो भी ट्री कवर में काउंट होंगे। तो भारत में अगर देखा जाए तो सब कुछ जोड़ने के बावजूद 24% के आसपास हम लोग हैं, 24% से थोड़ा ज़्यादा। स्थिति खराब है ना। हम 1/4 हैं, जबकि आदर्श रूप से 1/3 जमीन पे वन आपके होनी जरूरी है। इसलिए इसके विषय में बात करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अभी तक अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो KVSM विद राकेश का बैच चल रहा है, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं 7678668827 पे व्हाट्सअप करके, या 9911116295 पे कॉल करके। कॉल सिर्फ इस नंबर पे ही करिएगा, अनुज शर्मा, इनसे आपकी बात हो जाएगी और सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। बैचेस 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में और लिंक में नीचे नंबर दिया होगा। अब देखिए फॉरेस्ट से हमको क्या फ़ायदा है, जंगलों से क्या फ़ायदा, बेसिक छोटे छोटे रूप में आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ जल्दी से। इसको 4 बड़े भागों में बांट सकते हैं। प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स, रेगुलेटरी एक्शंस बेनिफिट्स, कल्चरल, प्रोडक्टिव। देखिए प्रोटेक्टिव मतलब बचत, मतलब बचाव किस किस से, क्या क्या चीज़ें बचती हैं इससे जल स्थल का संरक्षण होता है, मतलब मृदा अपरदन नहीं होता है। पेड़ रहेंगे तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिस वजह से मिट्टी टूटती नहीं है और मृदा का अपरदन, सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, वो नहीं होता है, जिससे लैंड बचता है। ठीक हो गया। वाटर कंजर्वेशन, पता है आपको जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, उतना ज़्यादा पानी जड़ों की तहत नीचे जाएगा। अगर पेड़ ही नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो उस जगह पे बारिश नहीं होगी, बंजर जगह पर जल्दी बारिश भी कम होती है, जिस वजह से ड्रॉट की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, सूखे की समस्या ज़्यादा हो सकती है ना। झांसी के आसपास के बुंदेलखंड का एरिया देखिए, या नीचे सौराष्ट्र विदर्भ के आसपास का एरिया देखिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये बेसिक चीज़ें हैं। रेगुलेटरी, ये रेगुलेट क्या क्या करता है, देखिए हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये, ठीक है ना। हमारे अर्थ पे टेम्परेचर के रेगुलेशन काम आता है। अब बाइक से कहीं जा रहे हैं, अचानक खूब घने पेड़ आते हैं, वहाँ आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। खाली जगह से जाएंगे आपको गर्मी महसूस होगी, मॉइस्चर कंटेन होता है। एब्जॉर्प्शन का काम पूरा करता है। कंट्रोल ऑन ड्रॉट एंड फ्लड, बिल्कुल सही बात है। देखिए जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं, ठीक है। तो फ्लड की सिचुएशन, सूखा, अकाल, इस समय की समस्याएं को कम करता है अगर जहाँ वृक्ष आवरण या वृक्ष ज़्यादा हैं तो। उसके बाद बैलेंस ऑफ CO2 और O2, पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र ही पेड़ों से जुड़ा हुआ है। पेड़ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और उस बदले में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर जितने कम पेड़ रहेंगे तो ये चक्र गड़बड़ हो जाएगा, वातावरण में CO2 बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन निकल नहीं पाएगा, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा और अर्थ का टेम्परेचर और ऊपर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर की बर्फ़ें पिघलेंगी, बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ पिघल के पानी समुद्र में आएगा, समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, समुद्र का तापमान ऊपर बढ़ेगा और अंत में जल प्रलय जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, सारा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड लेवल पर रहेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, बैलेंस बना रहेगा। फिर रेगुलेशन ऑफ बायोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन, कार्बन साइकिल अप्रूव्ड रहेगी, मतलब कार्बन की जो साइकिल है वो बिल्कुल सही तरीके से चलती रहेगी। चेन जो बनी हुई है, साइक्लिक चेन बनी हुई है, वो मेंटेन रहती है। उसके कल्चरल, देखिए कल्चरल भी बेनिफिट्स हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी। हम लोग बोलते हैं कि संन्यास ले लिया, हिमालय की ओर जा रहे हैं, मतलब शांति, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति का एहसास होता है ना, बोलते हैं हिमालय चले जाओ। क्यों? फ्लोरा फोना बहुत है वहाँ पे, है ना, इसलिए पीस। कल्चरल, आपने देखा होगा जो ऐसी जगह है जहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, जहाँ फ्लोरा फोना की डाइवर्सिटी बहुत है, जैव विविधता ज़्यादा है, वहाँ की संस्कृतियों में काफ़ी बदलाव मिलेगा आपको। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रीनरी बहुत है और फ्लोरा फोना का प्रभाव बहुत है, और वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंडिजिनस जो जातियाँ हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं। या हिमालयन रीजन में आप जाएंगे तो यूनिक टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यूनिक कल्चर आपको देखने को मिलेगा। प्लेन्स में इतना नहीं है ज़्यादा, जितनी डाइवर्सिटी हिली रीजन्स में है या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि वन्य जीव ज़्यादा हैं। शैक्षिक ज्ञान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन में तो खूब मिलता है, देखिए फल फ्रूट खाद्य पदार्थ सभी कुछ इससे मिलना है ना। फूड, खाद्य पदार्थ, एल्केनॉइड्स, कुछ ऐसे खतरनाक ड्रग्स जो कि इन्हीं से मिलते हैं और वो आगे ट्रीटमेंट में काम आते हैं। फिर नकदी फसलें, ड्रग्स बनाने काम, आयुर्वेदा नाम जैसे सुना है आप लोगों ने, तो इसके फ़ायदे तो पूरे फ़ायदे इसके पूरे आ गए हैं। और जब कभी इसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव करके हम लोग आराम से काम निकाल देते हैं ज़्यादातर में, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार जनरली ये भी आते हैं कि वृक्ष लगाने से क्या क्या फ़ायदा होगा। सेम यही फ़ायदे होंगे सारे, है ना। कार्बन ऑक्सीजन का साइकिल इंप्रूव होगा, उसके बाद हमारे सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, सारी वही चीज़ें आप लोगों की लिमिट नहीं रही, बाद में देखेंगे इसको। सॉइल इरोजन आपका रिड्यूस होगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब देखिए
पेड़ कम क्यों हो रहे हैं या इसके होने से क्या दिक्कतें आ जाएंगी या क्या कारण है कि वनों का प्रभाव घट रहा है। जैसे शहरीकरण बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज ये बड़ी समस्या है जिसके कारण से कि जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन का प्रभाव अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, कंक्रीट जंगल जिसको हम लोग बोलते हैं उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद रिसर्च वर्क में इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। नदियों के ऊपर जो नदियों के प्रवाह को डाइवर्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उसका इफेक्ट काफ़ी पड़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो जो मौसमी वन होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग जो डेवलप होते हैं वहाँ दिक्कतें आ रही, इसलिए जंगल खत्म हो रहे हैं। अब देखिए इसमें दूसरे हिस्से में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन और कहाँ, वाइल्ड लाइफ एक्ट से, देखिए फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 5 ऐसे एक्ट हैं जिसपे से सर्वाधिक क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको मैंने पकड़ा है ये। इसमें सबसे पहले भारत में एक्ट बना था 1865 में जंगलों के ऊपर। कब बना था? 1865 में, 1865 में, फिर अपग्रेड होकर वो 1878 में कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था जिसमें जंगलों के अधिकार अंग्रेज सरकार ने अपने आधार पे लिए थे। तो ठीक है, ये हो गया। फिर एक मेन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना 1927 में जिसके आधार पे 1970 के आसपास तक पूरी एक्ट के तहत काम होता गया। भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। इस पर क्वेश्चन आता है, इसमें सीधे ईयर पूछते हैं, बात खत्म, सीधे सीधे ईयर पूछा जाएगा। बहुत फेमस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपसे सीधे सीधे रट लेना है इसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मैं IUCN की लिस्ट वगैरह और वाइल्ड लाइफ कराऊंगा ना, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, उसमें एक्ट के बारे में बताऊंगा कि देखिए जब हम देखेंगे बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है या बायोम क्या होता है ना, बफर स्पेस क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन क्या होती है, वहाँ इसको देखेंगे कि किसमें डिफाइन किया गया है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बहुत कम इसको डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा बार पेपर में ये वाला एक्ट आया हुआ है, ये और ये, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम चले तो देखिए फॉरेस्ट कवर के ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉरेस्ट कवर जैसे मैंने बता दिया क्या होता है कि कम एटलीस्ट 1 हेक्टेयर 1 एकड़ स्क्वायर किलोमीटर में वो क्षेत्र फैला हो और उस पर कम से कम 10% की कनोपी हो। और ट्री कवर क्या है? ट्री कवर वो सारे पेड़ कवर होते हैं जो मौजूद हैं लैंड पे, है ना, चाहे सड़कों के किनारे हैं चाहे कहीं भी हैं, सैपलिंग्स नहीं। अब इसमें देखिए एक जो सर्वे होता है फॉरेस्ट सर्वे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज फॉरेस्ट सर्वे को हर 2 साल पे लाया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे अभी 2019 का आने वाला है, अभी आया नहीं है, पुराने वाला 2017 का है, तो संभावना बहुत कम है कि 2017 वाला फॉरेस्ट सर्वे आएगा। अगर 2019 का फॉरेस्ट सर्वे से पहले नहीं आता है तब मैं लास्ट में फॉरेस्ट सर्वे कराऊंगा 2017 का, सो दैट कि आप लोगों को अंदाजा रह जाए। फिर भी उसकी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे कम पंजाब हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में है, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम की ओर देखेंगे। लेकिन अभी मेरे हिसाब से फॉरेस्ट सर्वे को थोड़ा टालना पड़ेगा क्योंकि 2019 वाला आने वाला है। ठीक है, इंस्टीट्यूट कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नीरी कहाँ पे? नीरी नागपुर में है ना, वो इंजीनियरिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्टिल हम उसको कई बार नीरी आया तो बोल देता हूँ, नीरी NEER, नेशनल इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर में, कई बार क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। सबसे ज़्यादा बार ये, फिर ये मूवमेंट आए हैं भारत में 6-7 ऐसे बड़े मूवमेंट हुए हैं जो कि वनों से संबंधित हैं, उनके संरक्षण से संबंधित, जिसमें सबसे फेमस है 1973 का चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा इसमें सबसे फेमस थे और चंडी प्रसाद भट्ट इसके एक प्रकार से संरक्षक थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन 2 लोगों का नाम ज़्यादा इससे जुड़ता है चिपको मूवमेंट में। इसमें पेड़ों की कटाई के विरोध में था ये, उसे चिपक के लोग अपना रोष प्रदर्शन करते थे कि उसे काटने से पहले हमें काटना होगा। उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट सुंदरलाल
बहुगुणा, ठीक है। और चंदी प्रसाद भट्ट का नाम याद रखिएगा क्योंकि अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 1973, देखिए सबसे पहले 1700 ईस्वी के आसपास में बिश्नोई आंदोलन हुआ था, जो कि वनों के संरक्षण को लेकर होने वाला सबसे बड़ा और पहला आंदोलन था। अमृता बिश्नोई के नाम से राजस्थान में सम्मान भी दिया जाता है। बिश्नोई एक बहुत फेमस जाति है जो कि जंगलों के संरक्षण करके बहुत काम करती है। आप लोगों को सलमान खान का वो एक काले हिरण वाला केस याद होगा, उसमें भी गवाही बिश्नोई समाज नहीं दी थी, बिकॉज उनको जंगलों से और जंगली जानवरों से बड़ा प्यार होता है और उसको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था राजस्थान के, वर्तमान राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? वनों से संबंधित है, वन संरक्षण से। उसके बाद सेव साइलेंट वैली मूवमेंट 1978 में साइलेंट वैली शांत घाटी है केरला में, उसको बचाने के लिए, वहां की वन्य जीव संपदा को बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था 1978 में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में, और ये है झारखंड के सिंहभूम, वर्तमान का झारखंड उस समय का बिहार, जिसमें कि जंगलों पे जो पेड़ों की जो बुआई थी, पेड़ों का जो लगना था, उसको पैटर्न को बदलने के लिए विरोध किया गया था। उसमें साल के जो जंगल थे उसको टीक वुड के साथ चेंज किया जा रहा था। इस वजह से आंदोलन था जंगल बचाओ आंदोलन 1982, सिंहभूम झारखंड, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका बड़ा फेमस अपिक्को मूवमेंट, चिपको मूवमेंट की तरह था अपिक्को मूवमेंट, जो कि कर्नाटका में हुआ था 1983 में। यहाँ भी सेम चिपको मूवमेंट की तरह ही था, पेड़ों को चिपक के उसको बचाने के लिए। नर्मदा बचाओ 1985 मेघा पाटकर जी के द्वारा, जो कि विस्थापितों की समस्या को सुलझाने के लिए आंदोलन किया गया था। सरदार सरोवर डैम बना, जो कि कुछ पिछले साल ही जिसका उद्घाटन हुआ था, काफ़ी समय लगा और इस आंदोलन का बड़ा योगदान देखा जाएगा उसको डिले कराने में। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली था कि जो सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा था, उसके बनाने की वजह से वहाँ जो आदिवासी लोग थे उनको वहाँ रहने की समस्या हो गई थी। तो उनके पुनर्स्थापन, है ना, विस्थापन कुछ सही प्रकार से सरकार सुनिश्चित करे, उसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। 1985 में स्टार्ट हुआ, बहुत लंबे समय तक चला। मेघा पाटकर जी एक प्रसिद्ध समाजसेवी थी, उन्होंने इसको लीड किया था। इसके बाद एक फेमस था टिहरी डैम संघर्ष। टिहरी जो कि उत्तराखंड में भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना, इन दोनों के पास ये टिहरी डैम बना हुआ है और अभी सबसे ऊंचा डैम हो गया है इंडिया का। वहाँ भी सेम विस्थापितों के लिए जो सुनिश्चित जगह पे उनके लिए उस स्थान उपलब्ध करा जाने के लिए संघर्ष हुआ था। और जिस जगह पे टिहरी डैम बनाया जा रहा है उसको विवादास्पद जगह बताया गया था, बिकॉज बहुत थोड़ा असुरक्षित उसको बताया गया था, उसको लेके ये मूवमेंट चला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आने की संभावना बनी रहती है। इस छोटे से वीडियो में आपको एक ग्लिम्स लग जाएगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो इसकी एक वीडियो और आएगी, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देखने होंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट वीडियो और फिर सिर्फ रटने वाली चीज़ें जो कि हम PDF में भी उसको पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अभी तक आपने अपनी बैच में सीट सुनिश्चित नहीं की है तो उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।